Welcome back to my channel. Today I'm going to take fill in the blanks for class 12th ISC board and this video is going to be part 5. Fill in the blanks part 4 की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने 40 सेंटेंसेस पर आपको प्रैक्टिस कराई थी. उसमें ऑप्शंस गिवन थे और आपको सही ऑप्शन पिक करना था. Now in this video I'm going to take 30 sentences और वो 30 sentences में आपको ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे but that doesn't mean that is not going to be helpful for your semester 1. Rather all the sentences belong to your tenses. और आप गौर करोगे सैम्पल पेपर में भी जो 15 सेंटेंसेस आपसे पूछे गए हैं फ्रॉम द ब्लैंक्स के उसमें ज़्यादातर जो सेंटेंसेस हैं वो टेंसेस से ही लिए गए हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द सेंटेंसेस दैट बिलोंग टू टेंसेस. दिए गए सेंटेंसेस में ब्रैकेट में कुछ एक्शन वर्ड्स दे रखे हैं और उसका आपको सही फॉर्म ऑफ वर्ड फिल करना है. यानी जैसे मीट लिखा है तो मीट्स आना चाहिए, मेट आना चाहिए, विल मीट आना चाहिए, विल हैव मेट आना चाहिए, क्या आना चाहिए. यही चीज़ एग्जाम में जब आपसे पूछी जाएगी तो ऑप्शंस करके आपको दे दिए जाएंगे. ठीक है. अच्छा, सेंटेंसेस को डिस्कस करने से पहले अगर आपको टेंसेस बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 5 ज़रूर देखना क्योंकि बिना उसको देखे आपको थोड़ा सा ये बाउंस करेगा. मैंने उसमें बता रखा है कि किस तरीके से फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंसेस ली जाती हैं. ठीक है. ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने उसमें कवर करी हैं. ठीक. तो इसमें जो सेंटेंस नंबर 1 है उसमें लिखा है आई डोंट थिंक वी डैश 2 years ago. उस पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको अगो, यस्टरडे, लास्ट डे, प्रीवियस डे और भी बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए थे वहाँ पर आपको. तो ये सारे वर्ड जब कभी भी आते हैं तो हमेशा सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. इसीलिए यहाँ पे मीट का सेकेंड फॉर्म आएगा. आई डोंट थिंक वी मेट 2 years ago. हैव मेट, विल हैव मेट, कुछ और नहीं लगा सकते आप. ठीक है. तो अगो, यस्टरडे इन सब के साथ स्ट्रिक्टली सेकेंड फॉर्म ही आता है. मूविंग टू सेंटेंस नंबर 2. सेंटेंस नंबर 2 इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ सेंटेंस नंबर 1. सेंटेंस नंबर 1 में था कि मुझे नहीं लगता कि हम 2 साल पहले मिले हैं. सेकंड सेंटेंस में है कि वेल आई डैश यू वंस एट अ पार्टी बट वी डैश देन. तो यहाँ पर देन लगा हुआ है. देन दिखाता है पास्ट को. देन का प्रेजेंट क्या होता है? देन का प्रेजेंट होता है नाउ. ठीक है. तो ये बी पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा आंसर वो आएगा सॉ. सी का सेकेंड फॉर्म. वेल आई सॉ यू वंस एट अ पार्टी. लेकिन तब हम एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर चुके थे. तो बट वी वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड देन. वी वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड देन. तो वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड आप यहाँ पे लिखेंगे. नॉट अपनी तरफ से आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू द सेंस. मूविंग टू सेंटेंस नंबर 3. हिज हेल्थ डैश सिंस ही डैश टू स्विट्जरलैंड. सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है कि जब से वो स्विट्जरलैंड गया है तब से उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है. लेकिन हिंदी का एग्जैक्ट मीनिंग के हिसाब से आप इंग्लिश में फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं यूज़ करते हो. यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए हिज हेल्थ हैज़ इम्प्रूव्ड सिंस ही वेंट टू स्विट्जरलैंड. ये सही आंसर होगा. अब यही सही आंसर क्यों होगा अब वो समझिए आप. देखिए यहाँ पे सेंस आ रहा है कि जब से वो स्विट्जरलैंड गया यानी स्विट्जरलैंड जाने का काम तो खत्म हो गया यानी ये पास्ट की बात हो रही है. तो सिंस ही वेंट सेकेंड फॉर्म क्यों आया? बिकॉज स्विट्जरलैंड वो गया. ठीक. उसकी हेल्थ इम्प्रूव हुई है. जब कभी भी किसी भी पास्ट एक्शन का जो टच है वो प्रेजेंट से रिलेटेड होता है. यानी कि कोई भी काम हुआ और उसका जो इफेक्ट है वो आज भी प्रेजेंट टाइम में देखा गया है यानी उसकी हेल्थ इम्प्रूव हुई है यानी अब तक उसकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट में ही देखी जा रही है. तो उसके लिए आप यूज़ करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म. तो हिज हेल्थ हैज़ इम्प्रूव्ड. उसकी हेल्थ इम्प्रूव हुई है यानी अब तक उसकी जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है. ओके. जब से वो स्विट्जरलैंड गया तो स्विट्जरलैंड जाने का काम खत्म हो गया इसलिए आप वहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हो. और यहाँ पे क्यों आ रहा है तो वो मैंने आपको बता दिया. मूविंग टू सेंटेंस नंबर 4. अ मैन डैश डाउन हियर बाय बस येस्टरडे. बाय बस क्या शो कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है. अच्छा, पैसिव वॉइस का है तो मैं उस वीडियो में भी और फिर से आपको बता देती हूँ कि पैसिव वॉइस में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं. वो यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म. अगेन लिसन टू मी. हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म. अब ये हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है. इज थर्ड फॉर्म, वॉज थर्ड फॉर्म करके स्ट्रक्चर आपका कुछ भी बन सकता है इन द सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस. बट हियर येस्टरडे आ रहा है यानी कि पास्ट की बात हो रही है तो आप यहाँ पर वॉज के साथ दिए गए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे. अ मैन वॉज नॉक्ड डाउन हियर बाय बस येस्टरडे. तो वॉज नॉक्ड क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर मैन पर एक्शन हुआ. ठीक है. मैन ने खुद वो एक्शन नहीं किया. जब हम
एक्शन खुद करते हैं दैट इज एक्टिव वॉइस, जब हम पर एक्शन किया जाता है और वी रिसीव द एक्शन दैट इज पैसिव वॉइस. सो अ मैन वॉज नॉक डाउन हियर बाय बर्थ yesterday. सेंटेंस नंबर 5, आई डैश 6 लेटर्स सिंस 8 AM. सही आंसर होगा आई हैव रिटन 6 लेटर्स सिंस 8 AM. सेंटेंस का मीनिंग है कि 8 बजे से मैं 6 लेटर लिख चुका हूँ. यानी कि जब कभी भी काम के कंप्लीशन की बात होती है लेकिन साथ साथ प्रेजेंट से टच बताया जा रहा है. ठीक है, सिंस 8 AM यानी कि 8 बजे से ये काम खत्म हुआ है. ठीक, तो यहाँ पर यूज होगा हैज हैव थर्ड फॉर्म. ओके, हैव रिटन. Moving to sentence number 6, his father dash 5 years ago and he dash alone since. सेंटेंस का मीनिंग है कि उसके फादर की डेथ 5 साल पहले हो गई थी और तब से वो अकेला रह रहा है. ठीक है, तो डाइड 5 years ago, सेकेंड फॉर्म आएगा डाई का, देन हैज बीन लिविंग अलोन सिंस. ओके, हैज बीन वर्ब आईएनजी का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और चलता रहा और प्रेजेंट में भी वो चल ही रहा है. ओके, अभी ख़त्म नहीं हुआ है वो काम, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी हैज़ बीन वर्ब आईएनजी. तो वो तब से रह रहा है, काम ख़त्म नहीं हुआ है अभी रहने का, इस वजह से आएगा हैज़ बीन लिविंग अलोन सिंस. 7 सेंटेंसेस, यू शुड डैश प्रॉपर्ली विद योर एल्डर्स. बहुत ईजी है. शुड आया है, मॉडल्स के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है. यू शुड बिहेव प्रॉपर्ली विद योर एल्डर्स. लेकिन अगर किसी मॉडल के साथ हैव आता है, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, तो फिर थर्ड फॉर्म आती है. केवल अगर मॉडल है बिना हैव के तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे. तो यहाँ सही आंसर होगा यू शुड बिहेव प्रॉपर्ली विद योर एल्डर्स. सेंटेंस नंबर 8, इफ यू डैश अ कार लास्ट ईयर इट डैश यू मच लेस. ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका टेंस से बिलोंग नहीं करता बल्कि कंडीशनल सेंटेंस से बिलोंग करता है. ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस पे मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुकी हूँ. अगर आपने मेरे लगातार ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस देखी हैं तो आपको ये सेंटेंस खुद आ गया होगा. ठीक है, अब जो लोग पहली बार देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं. कुल 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. एक स्ट्रक्चर अभी आपको सीखना है फिलहाल फॉर दिस सेंटेंस. हम अगर किसी पास्ट के ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो हम पास्ट में नहीं कर पाए और हमें करना चाहिए था, किसी वजह से नहीं कर पाए और उसका हमें रिग्रेट है, पछतावा है, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर यूज़ होता है हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म. क्या यूज़ होता है? हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म. हैड थर्ड फॉर्म यूज़ होता है इफ़ के साथ. अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता. इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव हेल्प यू आउट. गेटिंग? तो और कोई आप स्ट्रक्चर नहीं यूज़ कर सकते हो. सेकेंड फॉर्म एंड ऑल कुछ नहीं आता है. अगर पास्ट एक्शन के रिग्रेट की बात हो रही है जो कि होना चाहिए था पास्ट में नहीं हो पाया, तो उसके लिए आप हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो. यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि बोला जा रहा है कि अगर पिछले साल तुमने कार खरीदी होती तो तुम्हें कम की पड़ती. ऐसा पॉसिबल तो नहीं है. ठीक है, पास्ट में ये काम नहीं हुआ, इस वजह से आप क्या यूज़ करोगे? एक तरफ यूज़ करोगे हैड थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ यूज़ करोगे वुड हैव थर्ड फॉर्म. तो आंसर हो जाएगा इफ़ यू हैड बॉट अ कार लास्ट ईयर इट वुड हैव कॉस्ट. कॉस्ट का थर्ड फॉर्म कॉस्ट ही होता है. ये मैंने आपको पिछले ही वीडियो पार्ट 4 में बताया था. ठीक है, तो इट वुड हैव कॉस्ट यू मच लेस विल बी योर आंसर. सेंटेंस नंबर 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू योर कंडीशनल सेंटेंसेस. आई विश आई डैश एट द पार्टी टुमारो. यहाँ पे आपको बी का सही फॉर्म यूज़ करना है. बी के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉस, वर, विल बी, ये सारे फॉर्म्स कहलाते हैं बी के. अब यहाँ पे सुटेबल क्या है? वो है वर, WERE वर. यस, आपको पता होगा कि आई के साथ वॉस यूज़ करते हैं हम लोग, वर का भी नहीं यूज़ करते, लेकिन एक सिचुएशन में आई के साथ वर का यूज़ होता है. वो सिचुएशन होती है जब हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कोई चीज़ जो नहीं है वो हम सोच रहे हैं फ्यूचर पर्पस, फ्यूचर के किसी काम के लिए, काश ऐसा होता. ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है वर. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका मीनिंग ये है कि आई विश, काश कि मैं कल पार्टी में होता. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा वर. ठीक, कुछ और सेंटेंसेस आप सुन लीजिए ताकि आपको सेंटेंस क्लियर हो जाए. अगर एक सेंटेंस ऐसे बोलना है काश कि मैं तुम्हारी जगह होता, तो कोई किसी की जगह नहीं हो सकता, ये सिर्फ इमेजिनेशन है. उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इफ़ आई वर यू. हम ये नहीं बोलते इफ आई वॉज इन प्लेस ऑफ यू एंड नथिंग एल्स. आप क्या यूज़ करते हो? इफ़ आई वर यू. तो वर का यूज़ किया जाता है
एक ऐसा सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए विच इज़ नॉट पॉसिबल और जिसके होने के चांसेस बहुत ही कम हैं. ओके, आई विश आपको सेंटेंस नंबर 9 क्लियर हो गया होगा. मूविंग टू सेंटेंस नंबर 10. आफ्टर द सोल्जर्स डैश दे वर बेरीड. ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 5 में मैंने आपको समझाया था और फिलहाल भी आप समझ लीजिए कि भाई पास्ट के जब दो एक्शंस को एक्सप्रेस करना होता है और दोनों पास्ट के एक्शंस एक के बाद एक हो रहे हैं, तो जो काम पहले होता है उसके लिए आप यूज़ करते हो हैड थर्ड फॉर्म और जो काम बाद में होता है उसके लिए यूज़ होता है सेकेंड फॉर्म. बहुत कंफ्यूज मत होइए, बहुत क्रिटिकल नहीं, बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं बता रही हूँ आपको. पास्ट के दो एक्शंस हैं, उसमें से एक काम पहले हुआ एक काम बाद में हुआ, तो जो पहले हुआ उसके लिए आप यूज़ करते हो हैड थर्ड फॉर्म और जो बाद में हुआ उसके लिए आप यूज़ करते हो सेकेंड फॉर्म. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई थी, तो दो काम हुए. हम स्टेशन गए थे, दूसरा ट्रेन चली गई थी. पहला काम कौन सा हुआ? क्या पहले स्टेशन पहुंचे? नहीं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ट्रेन पहले ही चल दी थी, हम बाद में पहुंचे. तो जो काम पहले हुआ उसके लिए आप यूज़ करते हो हैड थर्ड फॉर्म और जो काम बाद में हुआ उसके लिए आप यूज़ करते हो सेकेंड फॉर्म. तो सेंटेंस होगा द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन और बिफोर वी अराइव द स्टेशन. ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो सेंटेंस है आफ्टर द सोल्जर्स डैश दे वर बेरीड. स्ले का मतलब होता है हत्या करना, टू किल वॉयलेंटली, यानी सोल्जर्स की हत्या करने के बाद उन्हें दफना दिया गया. तो पहले क्या काम हुआ? पहले ही दफना दिया गया? नहीं, पहले क्या किया गया? पहले हत्या की गई. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैड थर्ड फॉर्म आना चाहिए. ठीक, अच्छा, सेकेंड साइड ने क्या यूज़ किया है? सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है बेरीड, लेकिन बेरीड का इन्होंने पैसिव वॉइस यूज़ किया है. दे वर बेरीड, क्योंकि वो खुद नहीं दफन हो गए, वो उनको दफन किया गया, तो ये पैसिव वॉइस में है. स्ट्रक्चर वही है, हैड थर्ड फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म, लेकिन सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. पैसिव वॉइस क्या होता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको. जब किसी सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाता है, वो सब्जेक्ट खुद एक्शन नहीं करता, उसी को तो पैसिव वॉइस कहते हैं. तो सेंटेंस नंबर 10 में सेकेंड साइड यूज हुआ है सेकेंड फॉर्म इन पैसिव वॉइस. ठीक है, तो जो 10th का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें भी आपका क्या आना चाहिए? हैड थर्ड फॉर्म, लेकिन पैसिव वॉइस में आएगा. आफ्टर द सोल्जर्स हैड बीन और स्ले का थर्ड फॉर्म होता है स्लेन. तो आफ्टर द सोल्जर्स हैड बीन स्लेन दे वर बेरीड. तो फिर से समझ लीजिए, बेसिकली आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि पहला काम हुआ उसके लिए यूज़ करते हैं हैड थर्ड फॉर्म और जो बाद में हुआ उसके लिए यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म. ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, क्योंकि सोल्जर्स की जो हत्या की गई, सोल्जर्स ने किसी की नहीं हत्या की, उनकी हत्या की गई और उनको दफनाया गया, तो इस वजह से यहाँ पर पैसिव वॉइस यूज़ हो रहा है. लेट्स मूव टू सेंटेंस नंबर 11. नाउ सेंटेंस नंबर 11 इज व्हाई कांट ही डैश गिल्टी इफ ऑल द एविडेंस इज अगेंस्ट हिम. सेंस ये आ रहा है कि उसको गिल्टी क्यों नहीं साबित किया जा सकता जबकि सारा एविडेंस उसी के खिलाफ है. तो यहाँ पर सही आंसर होगा व्हाई कांट ही बी हेल्ड. ही बी हेल्ड. ओके, अच्छा, बी क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस है. उसको गिल्टी क्यों नहीं साबित किया जा सकता? वो किसी को नहीं साबित कर रहा है, उसे साबित किया जा रहा है. एक्शन इज डन ऑन हिम नॉट बाय हिम. गेटिंग? इस वजह से सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए. तो पैसिव वॉइस के लिए यहाँ पर क्योंकि मॉडल यूज़ हो रहा है, कैन नॉट यूज़ हो रहा है, तो कैन के साथ पैसिव वॉइस में लिया जाता है कैन बी थर्ड फॉर्म. इस वजह से सही आंसर होगा बी, और होल्ड का थर्ड फॉर्म होता है हेल्ड. इस वजह से सही आंसर होगा व्हाई कांट ही बी हेल्ड गिल्टी इफ ऑल द एविडेंस इज अगेंस्ट हिम. Moving to sentence number 12, I dash hard lately to achieve higher grade. Sentence number 12 आपको indicate कर रहा है कि आप वहाँ पे यूज़ करिए हैव थर्ड फॉर्म. अब आप लोग पूछोगे कैसे, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है लेटली. लेटली का मतलब क्या होता है? लेटली का मतलब देर से नहीं होता, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली. ठीक है, तो लेटली का कोई भी सेंस नहीं होता लेट से. लेटली एक अलग वर्ड है, लेट अलग वर्ड है. तो लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में और रिसेंटली. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि मैंने हाल फिलहाल बहुत मेहनत करी है टू अचीव हायर ग्रेड. ठीक, तो सही आंसर होगा आई हैव वर्कड हार्ड. जब कभी भी रिसेंटली, लेटली कोई ऐसा काम जो आपने हाल फिलहाल में ख़त्म किया है, तो वहाँ पे यूज़ होता है हैज़ हैव थर्ड फॉर्म. हमेशा याद रखिए, प्रेजेंट प्लस पास्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज़ हैव थर्ड फॉर्म. कोई भी पास्ट का एक्शन जिसका टच प्रेजेंट से है उसके लिए आप यूज़ करते हो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म. और लेटली का मतलब ये होता है हाल फिलहाल में, रिसेंटली. तो इस वजह से सही आंसर होगा आई हैव वर्कड हार्ड लेटली टू अचीव हायर ग्रेड. Sentence number 13. The news dash in the 9 p.m. bulletin yesterday.
तो yesterday indicates we have to use second form, but this sentence is in passive voice क्योंकि न्यूज़ खुद ब्रॉडकास्ट नहीं होती है, उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है. दैट्स वाई यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस आना चाहिए वॉज के साथ थर्ड फॉर्म. वॉज के साथ ही क्यों आना चाहिए? क्योंकि yesterday लगा है, पास्ट की बात हो रही है. ठीक है, तो सही आंसर होगा द न्यूज़ वॉज ब्रॉडकास्ट in the 9 PM bulletin yesterday. Next sentence is I dash him for a very long time. सही आंसर होगा I have known him for a very long time. आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैम मुझे तो लग रहा है I know him होना चाहिए, बट बिल्कुल भी नहीं होगा I know him. Let me explain. पहले तो I know him क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों गलत है वो आप समझ लीजिए. देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है स्ट्रिक्टली जब हम रूटीन की बात करते हैं. ठीक है, रूटीन वाले जितने भी एक्शंस होते हैं प्रेजेंट के, उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है. जैसे कि वो संडे मैच खेलती है तो शी प्लेज मैच ऑन संडेज, तो प्लेज यूज़ किया मैंने. मैं संडे मूवी देखती हूँ, आई वॉच अ मूवी ऑन संडेज. क्या यूज़ किया मैंने? वॉच यूज़ किया. तो वर्ब एसोरियस एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म स्ट्रिक्टली यूज़ होता है रूटीन एक्शंस के लिए. अगर आप यहाँ यूज़ करोगे आई नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इट अपीयर्स, इट लुक्स कि ये बात हो रही है किसी रूटीन की, कि मैं उसको जानता हूँ, यानी मेरी आदत है सबको जानने की, मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ. ठीक है, तो वो एक्शन रूटीन में चला जाएगा. ठीक है, जबकि यहाँ पर बात क्या हो रही है, कोई ऐसे काम, यानी मैंने उसको बरसों से जान रखा है, मैं उसको बरसों से जानता हूँ, तो काफ़ी टाइम से जो एक्शन चलते आ रहे हैं उसके लिए अलग टेंस यूज़ होता है. आर यू गेटिंग? तो नो क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज no as a verb first form is used strictly for routine actions and this particular sentence is not about your routine action. तो ठीक है भाई, ये क्लियर तो हो गया कि ये रूटीन एक्शन नहीं है, एक ऐसा काम है जो बरसों से चलता आ रहा है, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है. ठीक है, तो काफ़ी टाइम से कोई एक्शन कंटिन्यूएशन में है, उसके लिए दो टेंस बनाए गए हैं. जनरल टेंस तो यही होता है, आप हैज़ बीन वर्ब आईएनजी यूज़ करते हो. जैसे कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर. गेटिंग? वो संडे से इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है, तो शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस संडे. गेटिंग? लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं जिसमें हम आईएनजी नहीं ऐड कर सकते. इन्हें कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, जिसमें आईएनजी नहीं ऐड किया जाता. पार्ट 5 ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको सिखाया था व्हाट आर स्टेटिव वर्ब्स, व्हाट आर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स. ठीक है, तो फिलहाल नो या फिर OWN, ओन, पजेस, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते. सेंटेंस होना तो ये चाहिए आई हैव बीन नोइंग हिम. वाई? बिकॉज कोई ऐसा एक्शन जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है के लिए आप हैज़ बीन वर्ब आईएनजी ही लगाते हो, बट क्योंकि यहाँ पे नो आया है, वी कैन नॉट ऐड आईएनजी हियर, दैट्स वाई उसका सब्स्टिट्यूट रखा गया है हैज़ हैव थर्ड फॉर्म. इस वजह से सही आंसर होगा आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सेंटेंस का मीनिंग वही आ रहा है कि मैं उसको काफ़ी समय से जानता हूँ, लेकिन जानता हूँ के लिए आप आई नो हिम नहीं यूज़ करोगे. क्यों नहीं यूज़ करोगे? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस. सेंटेंस नंबर 15 इज ही डैश बिफोर द डेटी व्हेन आई विजिटेड द टेम्पल. डेटी कहते हैं गॉड को. ठीक है, यानी जब मैं टेम्पल पहुंचा तो वो देवता के सामने, यानी कि गॉड के सामने झुका हुआ था. तो जो काम बताया जा रहा है, जो एक्शन हमें बताया जा रहा है, वो कॉन्टिन्यूएशन में था. तो कॉन्टिन्यूएशन वाले एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इज एम आर आई एन जी फॉर प्रेजेंट टाइम, एंड फॉर पास्ट टाइम वी यूज़ वॉज वर आई एन जी. ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो आपका आंसर होगा वॉज नीलिंग. गेटिंग? ही वॉज नीलिंग बिफोर द डेटी व्हेन आई विजिटेड द टेम्पल. सेंटेंस नंबर 16. आई एम सॉरी आई शुड डैश मोटर कार लास्ट ईयर. शुड का यूज़ करते हैं मॉरल सजेशन देने के लिए. तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट. गेटिंग? बट अगर हमें ये कहना है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, यानी पास्ट के लिए यूज़ करना है, तो फिर आप यूज़ करते हो शुड हैव थर्ड फॉर्म. क्या यूज़ करते हो? शुड हैव थर्ड फॉर्म. यहाँ पे बात हो रही है कि आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे मोटर कार लास्ट ईयर ही ले लेनी चाहिए थी. तो सही आंसर होना चाहिए शुड हैव थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म यहाँ पे बाई का बॉट होगा. आई एम सॉरी आई शुड हैव बॉट मोटर कार लास्ट ईयर. तो ध्यान रखना, कोई ऐसा काम जो कर लेना चाहिए था उसके सेंस में यूज़ होता है शुड हैव थर्ड फॉर्म. नहीं करना चाहिए था शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे उसके लिए आप. मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आई एम नॉट श्योर शी मे डैश प्रताप सून. सही आंसर होगा शी मे डिवोर्स, यानी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. मे के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है. यहाँ पे बात हो रही है कि मुझे पक्का नहीं पता है, लेकिन शायद वो प्रताप को जल्द ही डिवोर्स दे दे.
सेंटेंस नंबर 18 स्टार्ट हुआ है इट इज़ टाइम से। अपने किसी ट्रांसफॉर्मेशन के किसी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ टाइम और इट्स हाई टाइम यूज़ किया जाता है एक फ्रेज़ की तरीके से, एक मुहावरे के तरीके से। जब कभी ये कहना हो आपको किसी से कि समय आ चुका है, जो काम तुमने पहले नहीं किया था वो अब करो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है इट्स टाइम एंड इट्स हाई टाइम। और इसके साथ यूज़ होता है सेकेंड फॉर्म। फिर से सुन लो, इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम के साथ सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है और उसका सेंस होता है कि जो काम काफ़ी पहले करा जाना चाहिए था, तुमने नहीं किया था, अब उस काम को करने का समय आ गया है। इट्स टाइम यू स्टार्टेड। तो ये पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही बच्चा, ठीक है। अगर आपको शी के बाद फॉर्म फिल करने को आती या आए एग्जाम में, तो फिर आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगे इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम के साथ। तो सेकेंड फॉर्म तो उन्होंने पहले से ही हमें दे रखी है। यहाँ पे आपको अर्न का फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है। तो सेंटेंस का सेंस ये आ रहा है कि अब तुम्हें कमाई करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो कमाई करना, तो कमाई करने के लिए इंग्लिश क्या होती है? आईएनजी लगाते हैं हम, तो यहाँ पे आएगा अर्निंग, ठीक है। यू स्टार्टेड अर्निंग नाउ विल बी योर आंसर। सेंटेंस नंबर 19, व्हेन यू मीट हिम यू डैश आई एम श्योर। सेंटेंस का मीनिंग है जब तुम उससे मिलोगे तो खुश होगे, ठीक है। तो सही आंसर होगा यू विल बी प्लीज्ड, विल बी प्लीज्ड। तो प्लीज़ का मतलब एक होता है कृपया, लेकिन प्लीज़ का मतलब होता है खुश होना भी, ठीक है, एज अ वर्ब। तो यहाँ पे आप डी लगाओगे, यू विल बी प्लीज्ड आई एम श्योर। सेंटेंस नंबर 20, सेंटेंस नंबर 20 में येस्टरडे लगा हुआ है, पास्ट की बात हो रही है। यानी जब मैं उससे कल मिला तो वो तेज़ चल रहा था, बहुत तेज़ी से चल रहा था, ठीक है। तो ये आंसर होगा ही वॉज वॉकिंग वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम येस्टरडे। ईजी है, समझ में आ गया होगा आपको। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 21, इट्स ऑल्सो ईजी, आई डैश अ स्मॉल हाउस टू लिव इन दीज डेज। आजकल रहने के लिए मेरे पास एक छोटा सा घर है, तो आई हैव आएगा आपका, आई हैव अ स्मॉल हाउस। सेंटेंस नंबर 22, he dashed her for a long time before he finally married to her। पास्ट के दो एक्शंस की बात यहाँ भी हो रही है। उससे शादी करने से पहले वो उसे पहले से जानता था। तो शादी पहले हुई या पहले से जानता था? तो पहले से जानने का काम फर्स्ट एक्शन है हमारा। तो फिर इसका जो सही फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हैड थर्ड फॉर्म। अभी भी मैंने आपको बताया है, जो पहले एक्शन होता है उसके लिए आप हैड थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो, और जो बाद में एक्शन होता है उसके लिए आप सेकंड फॉर्म यूज़ करते हो। हाउ सिंपल। तो आप क्या यूज़ करोगे? ही हैड नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही फाइनली गॉट मैरिड टू हर। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 23, मैनी मोर टूरिस्ट डैश बाय द टाइम द वीक इज ओवर। द वीक इज ओवर से समझ आ रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी जब तक ये हफ्ता ख़त्म हो जाएगा तब तक कई सारे टूरिस्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में कोई काम के ख़त्म होने की जब बात होती है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है टेंस फ्यूचर परफेक्ट, ओके। फ्यूचर परफेक्ट की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है विल हैव थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सही आंसर होगा विल हैव अराइव्ड। फिर से सुन लीजिए, फ्यूचर में अगर कोई काम के कंप्लीशन की बात होती है तो हम विल हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेट्स मूव टू सेंटेंस नंबर 24, यू मस्ट सी मी आफ्टर यू डैश लंच। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन किसी को दे रहा है कि लंच करने के बाद मेरे से मिलना, यानी हाल फिलहाल की बात हो रही है, यानी कि अभी वो लंच कर रहा होगा तो उसे बोला जा रहा है कि लंच खत्म करने के बाद तुम मुझसे मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हैव टेकन, यू हैव टेकन लंच। वी कैन नॉट से आफ्टर यू टेक लंच, गेटिंग, और समथिंग एल्स, दैट विल बी रॉन्ग। तो द करेक्ट आंसर विल बी यू मस्ट सी मी आफ्टर यू हैव टेकन लंच। सेंटेंस नंबर 25, ही डैश 20 नाउ, नेक्स्ट ईयर ही डैश एन अडल्ट। बहुत ईजी है, ही इज 20 नाउ, नेक्स्ट ईयर ही विल बी एन अडल्ट। 26 सेंटेंस, द मिल्कमैन डैश हियर येस्टरडे व्हेन वी डैश आउट। येस्टरडे से आपको समझ आ रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, तो बी का आपको पास्ट फॉर्म पता है, वॉज होता है या वर होता है। मिल्कमैन सिंगुलर है तो वॉज आएगा, वी प्लूरल है तो वर आएगा। तो बस सिंपल है, द मिल्कमैन वॉज हियर येस्टरडे व्हेन वी वर आउट। सेंटेंस नंबर 27, द मिल्कमैन डैश मिल्क टू आवर नेबर एट द मोमेंट। एट द मोमेंट से साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो काम है ना मिल्कमैन के मिल्क देने का, वो चल रहा है। वाई? बिकॉज एट द मोमेंट इज अ फ्रेज दैट इज यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्टिन्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल, एट द मोमेंट what I am doing? At the moment I am making a video. गेटिंग? सो एट द मोमेंट मतलब अभी जो काम चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? द मिल्कमैन इज गिविंग मिल्क टू आवर नेबर। वाई वी आर यूजिंग इज?
Giving, why not was giving? Because at the moment shows continuation of present time. Sentence number 28. The red fort dash beside the Yamuna in Delhi. जितने भी फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब एसोरियस का यूज़ करते हो. रेड फोर्ट यमुना के किनारे है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे स्टैंड्स. गेटिंग? तो वर्ब एसोरियस रूटीन के लिए तो यूज़ होता ही होता है, लेकिन फैक्ट्स और ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, सही आंसर होगा स्टैंड्स. Sentence number 29 is Milton dash much of his great poetry after he dash blind. सेंटेंस का मीनिंग है कि ब्लाइंड होने के बाद उन्होंने ग्रेट पोएट्री लिखी. मिल्टन ने पहले भी कई पोएट्री लिखी थी, लेकिन ब्लाइंड होने के बाद ग्रेट लिखी. तो पहले कौन सा काम हुआ अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस? वो हुआ ब्लाइंड होने का. तो जो पहले एक्शन होता है पास्ट का, उसके लिए आप यूज़ करते हो हैड थर्ड फॉर्म, और जो बाद में होता है उसके लिए यूज़ करते हो सेकेंड फॉर्म. हाउ सिंपल? तो आप यूज़ करोगे मिल्टन रोट much of his great poetry after he had become blind. I wish आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा. Moving to sentence number 30. His house dash the east and is spacious. Again in this sentence we have a fact and truth. तो truth और fact को express करने के लिए आप use करते हो simple present tense, that means verb aorist verb first form, जिस तरीके से 28 में आपने use किया था. तो 28 में आपने क्या यूज़ किया था? स्टैंड्स. सिमिलरली हियर ऑल्सो विल यूज़ फेसेस. हिज हाउस फेसेस द ईस्ट एंड इज स्पेशियस. एग्जाम में अगर इस तरीके का सेंटेंस आएगा तो आपको ऑप्शन ज़रूर दिया जाएगा इज़ फेसिंग, और बहुत से बच्चे इज़ फेसिंग लगा के भी आएंगे, जो कि गलत है. हिज हाउस इज़ फेसिंग गलत है. क्या होना चाहिए? फेसेस. गेटिंग? आई होप द कॉन्टेंट इज़ फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू. Till I come with some other fruitful content, keep learning. Thank you for watching.